अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ लिए थे। कल के लेक्चर में हमने इंटरनल से जो है वो एक ऑर्गन या एक स्ट्रक्चर जो है वो हमने पढ़ा था, दैट वाज द वास डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस। आज जो है वो हम अपना रिमेनिंग जो इंटरनल जेनिटेलिया हैं जो कि हमने कल स्टार्ट किए हैं, उनमें से एक जो है वो हमने कल पढ़ लिया है, दैट इज़ द डक्टस डेफरेंस। आज जो है हम उसके रिमेनिंग इंटरनल ऑर्गन्स या जेनिटेलिया जो है वो पढ़ेंगे जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विच इज़ फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स। ये हमारे पास वन ऑफ द इंटरनल जेनिटेलिया है। अच्छा जी, अब ये क्या होते हैं कि ये जो है वो लोब्यूलेटेड सैक्स होती हैं, 2 इन नंबर हैं, और ये इनकी पोजीशन जो है, सिचुएशन जो है वो क्या है कि कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। ठीक हो गया। ये क्या है, 2 लोब्यूलेटेड सैक्स हैं जो कि पड़े हुए हैं बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। इसकी जो ईच वेसिकल की जो लेंथ है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड दे आर डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड लेटरली। अगर हम यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें तो ये जो आपको लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, ये लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं, अब हमने कहा कि ये क्या है कि ये डायरेक्टेड है, सिचुएटेड है बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। ठीक है, अब आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ब्लैडर और इसके पीछे पड़ा हुआ है रेक्टम। तो ये इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में पड़े हुए हैं। इनकी डायरेक्शन जो है ये क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, दीज आर डायरेक्टेड अपवर्ड्स और लेटरली। The lower narrow end forms the duct of the seminal vesicle which joins the ductus deferens to form the ejaculatory duct। अब अगर आपको यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें उसने ejaculatory duct को जो है वो बहुत डिटेल से दिखाया हुआ है। दिस इज़ द ductus deferens। ठीक है, ये एम्पुला ऑफ द ductus deferens है, ये seminal vesicle की डक्ट है। ये दोनों डक्ट्स ओपन होती हैं एक डक्ट के अंदर, दैट डक्ट विल बी नोन एज द ejaculatory duct। ये ejaculatory duct जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ओपन होती है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास हो गया कि हमारे पास ये सारा हमने सेमिनल वेसिकल्स का पढ़ लिया कि 2 होंगे, लोब्यूलेटेड सैक्स हैं, कहाँ पे पड़ी हुई हैं और इनका साइज़ कितना है, इनकी डायरेक्शन क्या है और ये कहाँ पे ओपन होंगी। अच्छा, अब ये हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं ये स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। ठीक है, एपिडिडमस हो गए या फिर हमारे पास डक्टस डेफरेंस हो गया। यहाँ पे हमने दोनों जगहों पे पढ़ा था कि स्पर्म जो है वो स्टोर किया जा सकता है, बट द सेमिनल वेसिकल्स डोंट फॉर्म अ रिजर्वायर फॉर द स्पर्मेटोजोआ। देयर सिक्रीशन फॉर्म्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द सेमिनल फ्लूइड। जो सीमेन होता है उसका मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय दिस सेमिनल वेसिकल फ्लूइड। ठीक हो गया। ये सेमिनल वेसिकल्स जो फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा, अल्कलाइन इन नेचर होगा। इट विल कंटेन द फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड सम ऑफ द एंजाइम्स विच आर नोन एज वेसिकुलेज। अब ये इसकी अल्कलाइन नेचर क्यों है? द अल्कलाइन नेचर हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द मेल यूरेथ्रा एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट अदरवाइज वुड इनएक्टिवेट एंड किल द स्पर्म। इसकी अल्कलाइन नेचर की मतलब इसका अल्कलाइन होना इसलिए ज़रूरी है या ताकि क्या कर सके ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है मेल यूरेथ्रा का एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि जो स्पर्म्स होंगे वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे और स्पर्म जो है वो मतलब अनेबल होंगे टू रीच द सेकेंडरी oocyte और किल कर दिए जाएंगे। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ इजैकुलेटरी डक्ट। अभी हम पढ़ कर आए कि ये हमारे पास क्या है, एक कॉमन डक्ट है जो कि स्पर्म को यानी एम्पुला ऑफ द डक्टस डेफरेंस को और सेमिनल फ्लूइड को जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस कॉमन डक्ट के थ्रू ओपन होंगे इनटू द प्रोस्टेट। सो द इजैकुलेटरी डक्ट इज़ अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड द एम्पुला ऑफ डक्टस डेफरेंस। ठीक है, ये अब अभी हम देख कर आए। अच्छा जी, द शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म just superior to the base of the prostate gland and pass inferiorly and anteriorly through the prostate। ठीक है, वो बता रहा है कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है, सुपीरियर पड़ी हुई है टू द बेस ऑफ द प्रोस्टेट।
अभी हम एक थोड़ी देर में प्रोस्टेट ग्लैंड को पढ़ेंगे तो हमें प्रोस्टेट ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो भी पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कहाँ पे पड़ी हुई है, बेस ऑफ द, ये हमारे पास बेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड है। सुपीरियर टू द बेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो आपको वाइडर पोर्शन नज़र आ रहा है इसके सुपीरियर पड़ी हुई है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक हो गया। इसके साथ साथ ये पास करती है इंफीरियर एंड इंटीरियर थ्रू द प्रोस्टेट, यानी प्रोस्टेट के अंदर इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, एक तो इंफीरियर होगी और दूसरा इंटीरियर होगी। दे टर्मिनेट इन द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है, ये कहाँ पे ओपन होगी, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर ओपन होगी, वेयर दे इजेक्ट द स्पर्म एंड द सेमिनल वेसिकल फ्लूइड जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ सीमन फ्रॉम यूरिथ्रा टू द एक्सटीरियर। क्लियर हो गया। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर हम बात करें तो ये क्या है कि एक्सेसरी ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये क्या करता है, इसकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो भी क्या होती हैं, सीमन के अंदर ऐड होती हैं, यानी सीमन के अंदर हमारे पास 3 ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स की सिक्रीशंस होंगी, फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड, फ्रॉम द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा छोटे छोटे ग्लैंड्स भी होते हैं, लेकिन ये जो 3 ग्लैंड्स हैं ये क्या हैं, इनकी सिक्रीशंस जो हैं वो किसके अंदर आती हैं, सीमन के अंदर। अच्छा जी, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो हमारे पास फिर्म होता है, यानी एक सॉफ्ट टिश्यू की तरह जो है वो, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो नहीं होगा, फिर्म है, ठीक है। और इसकी फिर्मनेस जो होगी वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डेंस फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा की वजह से होगी, इन विच द ग्लैंडुलर एलिमेंट्स आर एम्बेडेड। अब अगर आपको टिश्यू वाला स्ट्रक्चर याद हो तो टिश्यू के अंदर हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, एक पैरेन्काइमा पढ़ा था और एक स्ट्रोमा पढ़ा था। स्ट्रोमा का हमने कहा था कि स्ट्रोमा जो होता है वो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, एसएस से याद रख लें, स्ट्रोमा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा, जबकि जो पैरेन्काइमा होता है वो हमारे पास वो टिश्यू होता है, ये वो सेल्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी अब अगर हम यहाँ बात करें प्रोस्टेट एक ग्लैंड है तो इसका पैरेन्काइमा वो सेल्स होंगे जो सिक्रीशन से इन्वॉल्व होंगे, और इसका स्ट्रोमा वो होगा जो इसको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि हमारे पास इसकी जो फिर्मनेस है वो किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा इन विच द ग्लैंडुलर एलिमेंट्स आर एम्बेडेड। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज सिचुएशन, कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। 3 बातें याद रखनी है कि सबसे पहले तो ये हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, अगर हम पेल्विस की बात करें तो ये लेसर पेल्विस के अंदर पड़ा हुआ है, और बिलो द यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है, बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द अपर पार्ट ऑफ द प्यूबिक आर्च, इन फ्रंट ऑफ द एम्प्यूला ऑफ द रेक्टम, ठीक है। ये आपने बातें याद रखनी है। अभी हम इसको देख भी लेते हैं किस तरह से। सबसे पहले हमने कहा कि लेसर पेल्विस के अंदर पड़ा हुआ है, बिलो द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पे पड़ा हुआ है, बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द अपर पार्ट ऑफ द प्यूबिक आर्च एंड इन फ्रंट ऑफ द एम्प्यूला ऑफ द रेक्टम। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, ये वाली, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है या प्यूबिक बोन है, ठीक है। इसके आप डीप जाएंगे तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के हमारे पास क्या, हमने कहा कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पड़ा हुआ, बिलो द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पड़ा हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड, बिहाइंड द लेसर पेल्विस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या पड़ा हुआ है, लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे, और द अपर पार्ट ऑफ द प्यूबिक आर्च, यहाँ पे जो आर्च बनेगी उसके अपर पार्ट पे या लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस के, और इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, ठीक हो गया। ये इसकी बता दी उसने पोजीशन के कहाँ पे पड़ा हुआ है। द नेक्स्ट इज द साइज एंड द शेप। ये एक इन्वर्टेड कोन की तरह है स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी बेस की बात करें तो ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर वाइड। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें 3 सेंटीमीटर लॉन्ग,
और हम इसकी थिकनेस की बात करें तो वो 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यानी हमने क्या बात की, हमने विड्थ की बात की, दैट वाज द 4 सेंटीमीटर। फिर हमने बात की उसकी लेंथ की, ठीक है, लेंथ क्या थी, दैट वाज द 3 सेंटीमीटर। और हमने एंटीरियर पोस्टीरियर विड्थ की बात की, उसकी थिकनेस की बात की, सॉरी, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर की जब हमने बात की कि एंटीरियर पोस्टीरियर उसकी क्या डायमेंशंस होंगी, तो दैट विल बी द 2 सेंटीमीटर। और अगर हम वेट की बात करें तो 8 ग्राम इसका वेट होता है। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज द ग्रॉस फीचर्स। ग्रॉस फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके पास एक एपेक्स होता है, बेस होती हैं एंड 4 सर्फेसेस होती हैं। 4 सर्फेसेस में इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड 2 ऑफ द इंफीरियर लेटरल सरफेस। दीज आर सम ऑफ द ग्रॉस फीचर्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। एपेक्स है, ठीक है, बेस है और 4 सर्फेसेस हैं, इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड 2 ऑफ द इंफीरियर लेटरल सरफेसेस। अब हम बात करते हैं एपेक्स की। एपेक्स जो है वो हमारे पास होगा डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। आप यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर है, इसकी एक बेस है, एक एपेक्स है और एक इसकी एंटीरियर सरफेस होगी और एक इसकी पोस्टीरियर सरफेस होगी और 2 इसकी इंफीरियर लेटरल सरफेसेस होगी, ठीक हो गया। अब एपेक्स की हम बात करें, एपेक्स क्या है, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक हो गया। और हमारे पास ये क्या होगी, ये कहाँ पे पड़ी हुई होगी, एट द जंक्शन ऑफ प्रोस्टेटिक एंड मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। अब अगर आपको यूरिथ्रा वाला चैप्टर याद हो तो हमने कहा था कि हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी नेक है, यहाँ से हमारे पास यूरिथ्रा आता है, एक प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, फिर प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, फिर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है और उसके बाद पिनाइल यूरिथ्रा है। मेल यूरिथ्रा की बात हो रही है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये हमारे पास प्रोस्टेट के अराउंड जो यूरिथ्रा होगा दैट विल बी द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा और उसके आगे जो हमारे पास पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा था दैट वाज द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। तो जहाँ पे ये इसका जंक्शन है, यानी इस जंक्शन की जगह पे जो एपेक्स होगी वो पड़ी हुई होगी, ठीक है। अच्छा जी, एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द एनल कैनाल बाय द, यहाँ पे अगर आप देखें तो इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द एनल कैनाल बाय द पेरिनियल बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास उसने बताया हुआ कि ये हमारे पास क्या है कि जो एपेक्स है दैट विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक हो गया। और ये कहाँ पे पड़ी होगी, एट द जंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। और ये जो है एपेक्स और एनल कैनाल ऑफ द रेक्टम के बीच में जो सेपरेटिंग स्ट्रक्चर है दैट विल बी द पेरिनियल बॉडी, यानी इस पेरिनियल बॉडी के थ्रू ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो सेपरेट किए जाएंगे। द नेक्स्ट इज द बेस। अब अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या होगी, दैट विल बी द वाइडेस्ट एरिया, ठीक है। और ये क्या है, डायरेक्टेड अपवर्ड्स है। और अगर हम बात करें तो ये क्या करेगी, स्ट्रक्चरली कंटिन्यू कर रही है विद द नेक ऑफ द ब्लैडर। ऐसे ही है ना कि ये नेक ऑफ द ब्लैडर है और ये बेस ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड है। और इसका जंक्शन जो है, यानी ये जो इसका बेस पॉइंट है जहाँ पे ये जुड़ रही है, इज मार्क्ड बाय अ सर्कुलर ग्रूव विच लॉज द वेन्यूल्स ऑफ द वेसिकल एंड द प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस। यानी जहाँ पे बेस और जो नेक है ब्लैडर की और जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड की, यहाँ पे जो जंक्शन है, दिस जंक्शन इज मार्क्ड बाय अ ग्रूव, ठीक हो गया। ये हमारे हो गए सारे बेस और एपेक्स। अब हम बात करेंगे सरफेसेस की। हमारे पास 4 सरफेसेस थे, इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। इंटीरियर की बात करेंगे। अब आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इंटीरियर सरफेस है तो इट मीन्स ये कहाँ पे पड़ी हुई होगी, किसको फेस करी होगी, प्यूबिक सिम्फाइसिस वाली होगी। तो इंटीरियर सरफेस जो है वो क्या है, नैरो है एंड कन्वेक्स है फ्रॉम साइड टू साइड 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस विद द रेट्रोप्यूबिक फैट इंटरविनिंग। यानी सबसे आगे क्या पड़ा हुआ होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे जो है वो हमारे पास क्या होगा,
इंटीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। अच्छा जी, अब इस सरफेस की भी दो मतलब पोर्शंस, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट के हिसाब से हम करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ये कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और ये क्या है, इसके बीच में जो मतलब ऑक्यूपाइड जो स्पेस होगी दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय द रेक्टोप्यूबिक फैट। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि अभी हमने कहा कि हमारे पास ये जो इंटीरियर सरफेस है इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक अपर पार्ट होगा और एक लोअर पार्ट होगा। अगर हम अपर पार्ट की बात करें तो अपर पार्ट जो होगा वो कनेक्ट होगा टू द प्यूबिस बोन्स बाय द प्यूबोप्रोस्थेटिक लिगामेंट। जो अपर पार्ट होगा वो प्यूबोप्रोस्थेटिक लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होंगे, जबकि जो लोअर एंड है इंटीरियर सरफेस का दैट इज पार्स्ड बाय द यूरेथ्रा। ठीक है, यानी यहाँ पे यूरेथ्रा की पायरसिंग हो रही है। The lower end of the urethra emerges from this surface anterior superior to the apex of the gland। ठीक है, एपिक्स ऑफ ग्लैंड के इंटीरियर सुपीरियर जो है वो यूरेथ्रा, लोअर एंड ऑफ द यूरेथ्रा जो होगा वो इमर्ज करेगा, एंड दिस सरफेस इज कंपोज्ड ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। इफ वी टॉक अबाउट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, तो फिर ये क्या होगी, ट्राइएंगुलर होगी और फ्लैटेंड होगी फ्रॉम साइड टू साइड, जबकि वो कन्वेक्स थी फ्रॉम साइड टू साइड। ये क्या होगी, कन्वेक्स होगी फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। साइड टू साइड फ्लैटेंड है और कन्वेक्स है अबव टू डाउन, अबव डाउनवर्ड्स। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय द फेशिया ऑफ डेनन-विलियर्स which is the obliterated rectovesical pouch of the peritoneum। अब अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखें तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ये क्या है कि जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस ऑब्वियसली वो वाली होगी जो रेक्टम को फेस करी होगी। हमने उसकी फीचर्स पढ़े कि ट्राइएंगुलर शेप होगी और फ्लैटेंड होगी फ्रॉम साइड टू साइड और कन्वेक्स होगी फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, और इसको जो है वो सेपरेट करेंगे फ्रॉम द एनल कैनाल ऑफ द रेक्टम विद द हेल्प ऑफ अ फेशिया विच इज़ नोन एज द फेशिया ऑफ डेनन-विलियर्स। और ये फेशिया जो है वो बेसिकली क्या है, ऑब्लिटरेटेड पार्ट है रेक्टोवेजिकल पाउच का। ठीक है, ये रेक्टोवेजिकल पाउच वही पाउच होगा जो कि पेरिटोनियल फोल्ड बन रहा था बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। ठीक है, ये फोल्ड बना और इस फोल्ड की ऑब्लिटरेशन से जो हमारे पास यानी यहाँ पे ऑब्लिटरेटेड यही फेशिया था, और इसके फेशिया से अब क्या बन गया, इस फेशिया को हम क्या कह रहे हैं, फेशिया ऑफ डेनन-विलियर्स। इस फेशिया के थ्रू सेपरेशन होगी बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द एनल कैनाल ऑफ द रेक्टम। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है, तो ऑब्वियसली इसके पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होंगी, दो इजैकुलेटरी डक्ट्स जो होंगी वो ओपन होंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट साइड से डक्टस डेफरेंस की भी ओपनिंग होगी और इसी तरह से सेमिनल वेसिकल की भी ओपनिंग होगी। तो इसके पोस्टीरियर बॉर्डर के पोस्टीरियर सरफेस के अपर बॉर्डर पे जो होगा वो दो इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होंगी, और इस सरफेस का जो डिस्टेंस है बिटवीन द रेक्टम कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, 2 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। रेक्टम से करना है, इस फेशिया से नहीं करना। अच्छा जी, हाँ, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि हम इजीली जो है वो अगर हम डिजिटल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें इजीली जो है ये पोस्टीरियर सरफेस विजिबल हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं इंफीरियर लेटरल सरफेसेस की। अगर हम इंफीरियर लेटरल सरफेस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो किससे रिलेट करेंगे, टू द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस। और जो लिवेटर एनाई के इंटीरियर फाइबर्स होंगे वो इसके अराउंड एक स्लिंग बना देंगे, pubourethral sling, और they are separated from the muscle by a plexus of the veins embedded in a sheath। आप अगर इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास क्या है, these are the interior fibers of the levator ani muscle। ये हमारे पास ये जो रेड कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास क्या होंगे, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर,
ये हमारे पास डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। प्रोस्टेट के बीच में जो यूरेथ्रा होगा दैट विल बी द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये हमारे पास प्रोस्टेट है। हमने कहा कि हमारे पास इसके जो इंफीरियर लेटरल सर्फेसिस हैं ये क्या होंगी, लेवेटर अनाई से मतलब स्लिंग बना हुआ होगा, इंटीरियर फाइबर्स ऑफ द लेवेटर अनाई से प्यूबो यूरेथ्रल स्लिंग बना हुआ होगा, और इसके बीच में हमारे पास एक प्लेक्सिस होगा दैट विल बी द प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस। ठीक हो गया, ये थी हमारी सरफेस। अब हम बात करते हैं इसके जोन्स की। एक साइंटिस्ट था दैट वाज उसका नाम जो था वो क्या था, मैकनियल, और उसने जो है हमारे पास इस ग्लैंड को डिवाइड कर दिया था इनटू द 3 जोन्स, द पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन एंड ट्रांजिशनल जोन, पेरी यूरेथ्रल ट्रांजिशनल जोन। जो पेरिफेरल जोन है वो क्या करता है, 70% जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू पे कंसिस्ट किया हुआ होता है, यानी 70% ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू जो होगा वो पेरिफेरल जोन बनाएगा, 25% ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू जो होगा वो सेंट्रल जोन बनाएगा, जबकि रिमेनिंग 5% जो होगा वो ट्रांजिशनल जोन बनाएगा। अब हम बात करें जोन्स की। आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो ये हमारे पास कौन सी होगी, इजैकुलेटरी डक्ट होगी। इस इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे का जो पोर्शन होगा दैट विल बी द पेरिफेरल जोन, ठीक है, और ये क्या होगा, पोस्टीरियर होगा, और ये कैंसर वल्नरेबल। अच्छा, ये जोन्स को, प्रोस्टेट को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करने का पर्पस ये था कि हमारे पास प्रोस्टेट के डिफरेंट डिजीजेस जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन से रिलेट करने के लिए हमने ये जोन्स बनाए। जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास ये जो पेरिफेरल जोन जो है ये क्या किसके लिए वल्नरेबल है, कैंसर के लिए, यानी ये पोर्शन जो होगा ये नोटोरियस है फॉर द कैंसर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस इजैकुलेटरी डक्ट के ऊपर का जो पोर्शन होगा, ठीक है, और मतलब ये क्या बना रहा है, ये सेंट्रल जोन बना रहा है, और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेंट्रल जोन जो है वो किसी किस्म की डिजीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि इसके आगे जाएंगे तो फिर हमारे पास एक जोन होता है दैट इज़ द पेरी यूरेथ्रल ट्रांजिशनल जोन। अब पेरी यूरेथ्रल, पेरी मीन अराउंड, यूरेथ्रल मीन यूरेथ्रा के अराउंड, ये जो येलो स्ट्रक्चर गुजर रहा है ये हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा। अब इस यूरेथ्रल ओपनिंग की या इस यूरेथ्रल स्लिट के अराउंड का जो पोर्शन होगा दैट इज़ द पेरी यूरेथ्रल ट्रांजिशनल जोन, और ये 5% होता है। हाँ, और ये जो है ये कौन सी जो है वो डिजीज़ के लिए वर्नरेबल है, तो ये BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक हो गया, ये थे हमारे पास जोन्स। अब हम बात करेंगे, ये हमारा था जोन वाला सारा हो गया। स्फिंक्टर्स रिलेटेड टू द प्रोस्टेट। स्फिंक्टर कौन कौन से होंगे, अभी हम देख कर आए कि हमारे पास एक जो होगा वो प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगा और एक डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगा। प्रॉक्सिमल जो होगा वो हमारे पास किस में जो है वो हेल्प आउट करता है, ये जो है वो सेक्सुअल फंक्शन ऑफ क्लोजिंग ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। ठीक है, इजैकुलेशन के दौरान इस स्फिंक्टर ने क्लोज होना होता है ताकि जो स्पर्म है उसका बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट किया जा सके। अच्छा जी, अब अगर किसी भी ऐसे डिजीज़ की वजह से, किसी भी ऐसी कंडीशन की वजह से इस मैकेनिज्म का फंक्शन लॉस हो जाए तो फिर क्या होगा कि जो सीमन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एंड दैट विल बी नोन एज द रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ठीक है, यानी जो स्पर्म होगा या सीमन होगा वो किधर जाएगा, ऊपर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा इंस्टेड ऑफ मूवमेंट टू द एक्सटीरियर। अब हम बात करते हैं डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की। ये हमारे पास कहाँ पे होगा, ये हमारे पास उस जंक्शन पे होगा जहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेनस और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का यूनियन होगा। ठीक है, ये हमारे पास हॉर्स शू शेप्ड होता है और मोर जो बल्क है वो इंटीरियरली होता है। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर।
अब हम बात करते हैं लोब्स की। पहले हमने पढ़े जोन्स में हमने 3 जोन्स पढ़े। एक हमने पढ़ा सेंट्रल जोन, पेरी ट्रांजिशनल जोन और पेरिफेरल जोन। अच्छा जी, लोब्स में हम बात करें तो लोब्स में प्रीवियसली कंसीडर किया जाता था कि 5 लोब्स हैं, जिनमें से एक इंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक मीडियन और 2 जो हैं वो लेटरल लोब्स हैं। लेकिन अब जो है वो ये कंसीडर किया जाता है कि इसके जो हैं वो सिर्फ 3 लोब्स हैं, जिनमें से 2 लेटरल और 1 मीडियन है। यानी इंटीरियर पोस्टीरियर निकाल के बाकी सारे वैसे ही हैं जो पहले कंसीडर किए जाते थे। द नेक्स्ट इज द कैप्सूल्स एंड द लिगामेंट्स ऑफ द प्रोस्टेट। कैप्सूल की बात करें तो यहाँ पे ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल होगा। ट्रू कैप्सूल्स वो हो गए जो ग्लैंडुलर पेरिफेरल पार्ट होगा उसकी कंडेंसेशन से बनेगा, ठीक है। अब फाइब्रोमस्कुलर होगा, ऑब्वियसली किससे बन रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यू के खुद उससे बन रहा है, स्ट्रोमा से बन रहा है। तो फिर क्या हो गया, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होगा और ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है विद द स्ट्रोमा ऑफ द ग्लैंड, और ये लाई करता है बिटवीन द ट्रू एंड द फॉल्स कैप्सूल्स। द लाइज बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल्स इज द वीनस प्लेक्सिस। अब हमारे पास 2 कैप्सूल हैं, एक ये वाला इनर स्ट्रक्चर होगा, ये प्रोस्टेट है रेड कलर में जो दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके अराउंड जो है ये जो एक बारीक सी डार्क ग्रीन कलर की लाइट आ रही है, लाइन आ रही है, दिस इज द ट्रू कैप्सूल। और बाहर जो है ये हमारे पास क्या है, फॉल्स कैप्सूल ग्रीन वाली। और इस दोनों ग्रीन के बीच में जो येलो के बीच में ब्लू डॉट्स हैं, दीज आर द वीनस प्लेक्सिस। तो यही कह रहा है कि हमारे पास डार्क और ट्रू और फॉल्स कैप्सूल के बीच में क्या है, वीनस प्लेक्सिस पड़ा हुआ है। अब फॉल्स कैप्सूल की बात करते हैं। फॉल्स कैप्सूल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, आउटर होगा। ट्रू कैप्सूल के आउटसाइड पड़ा हुआ है और ये किससे डिराइव होगा, डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोपेल्विक फेशिया। एंटीरियरली बात करेंगे तो ये क्या होगा, एंटीरियरली कंटिन्यू करेगा विद द प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स। ऑन ईच साइड द प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस इज एम्बेडेड इन बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस, वही बात आ गई। और पोस्टीरियरली जो है ये ए वेस्कुलर होता है और एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रेक्टोवेसिकल फेशिया ऑफ द डेनन विलियर्स। फॉल्स पेल्विस की क्या बातें लिखनी है, सिर्फ 3-4 बातें हैं। एक तो ये कि ये हमारे पास क्या है, आउटर होगा, आउटसाइड ऑफ द ट्रू कैप्सूल होगा, ठीक हो गया। और इसी तरह से क्या होगा कि ये सेपरेट किया जाएगा फ्रॉम द ट्रू फॉल्स बाय द वीनस प्लेक्सिस। एंटीरियरली ये किससे बना हुआ है, फ्रॉम द ये एंडोपेल्विक फेशिया से डिराइव हुआ हुआ है। एंटीरियरली जो होगा ये कंटिन्यू करेगा विद द प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट और पोस्टीरियरली करेगा विद द फेशिया ऑफ द डेनन विलियर्स। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें लिगामेंट्स की तो हमारे पास क्या होगा, एक मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट है एक पेयर, और दूसरा पेयर लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट है। अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि क्या, प्यूबोप्रोस्टेटिक, प्यूबिस बोन एंड द प्रोस्टेट के बीच में जो लिगामेंट होगा, मीडियल एंड लेटरल पेयर, दैट पेयर ऑफ द लिगामेंट्स जो है वो इसके साथ साथ हमारे पास क्या करेगा, द मीडियल पेयर लाई नियर द एपेक्स वाइल द लेटरल पेयर क्लोज टू द बेस। दीज 4 लिगामेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे ग्लैंड को। 2 तो हमारे पास हो गए मीडियल प्यूबोप्रोस्टेटिक एंड द 2 आर द लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। उसके बाद उसने बताया कि ये लिगामेंट्स कहाँ से एक्सटेंड करें, फ्रॉम द फॉल्स कैप्सूल टू द बैक ऑफ द प्यूबिक बोन। ये हमारे पास 4 लिगामेंट हो गए, 2 मीडियन हो गए, 2 लेटरल हो गए। कहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं, फॉल्स कैप्सूल से बैक ऑफ द प्यूबिक बोन तक, और ये क्या कर रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स हमारे पास वही होंगे जो प्रोस्टेट के अंदर से गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो यूरेथ्रा गुजर रहा होगा जो कि जो है वो ट्रेवर्स कर रहा है द ग्लैंड वर्टिकली एट द जंक्शन ऑफ इट्स इंटीरियर 1/3 विद द पोस्टीरियर 1/3, यानी जहाँ पे ग्लैंड का इंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 1/3 मिला हुआ है। ये देखें, ये इंटीरियर 1/3 है, ये पोस्टीरियर 1/3 है। इसके जंक्शन पे हमारे पास जो पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा है दैट इज़ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर गुजर रहा है वो कौन सा है, एक तो हमारे पास प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास होता है प्रोस्टेटिक अट्राइकल, जहाँ से हमारे पास क्या है, क्या ओपन होती है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है।
अच्छा जी, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोस्टेटिक ट्राइकल जो है ये हमारे पास क्या है, ब्लाइंड सैक है। आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक ब्लाइंड सैक है, ओपन सैक नहीं है, एक बड की तरह की स्ट्रक्चर जो है ना वो गैप आया हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, और ये क्या है, अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स, ठीक है, एंड बैकवर्ड्स। और ये कहाँ पे ओपन होगा, इट ओपन्स इनटू द सेंटर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द यूरिथ्रा, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है हमारे पास क्रस्ट ऑफ यूरिथ्रा, ये जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर में हमें कौन सी ओपनिंग आ रही है, प्रोस्टेटिक ट्राइकल की, जिसमें ओपन हो रहा है द इजैकुलेटरी डक्ट्स। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर। पहला हमने देखा प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, दूसरा हमने देखा प्रोस्टेटिक ट्राइकल, द थर्ड वन इज द इजैकुलेटरी डक्ट जो कि पास करेंगी डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। ये देखें, आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्या करेंगे, डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स जो है वो डायरेक्टेड है, और ये ओपन हो रही है इनटू द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा ऑन ईच साइड ऑफ द ओपनिंग ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरिथ्राइकल्स। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल जोन्स की ऑफ द प्रोस्टेट। यहाँ पे हमारे पास दो जोन्स हैं, एक आउटर लार्जर जोन है, वो हमने जो है वो एक साइंटिस्ट की बेस पे जो है वो क्लासीफाई किया था उसके जोन्स को। द हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस ऑफ द प्रोस्टेट डू नॉट शो द लोबर पैटर्न ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। जो लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, जो तीन हमने लोब्स पढ़े, दो लेटरल और एक मीडियन, वो हमने क्या कहा कि हमारा लोब्स जो हैं वो हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में अपीयर नहीं होते। सो जो है हम एक वेल डिफाइंड कंसेंट्रिक जोन्स जो हैं वो देखते हैं, और बोथ दीज जोन्स आर इल डिफाइंड, ठीक है। यानी ये दोनों जोन्स जो हैं इल डिफाइंड कैप्सूल के थ्रू सेपरेट हुए होंगे। द जोन्स आर एब्सेंट इंटीरियरली, यानी इंटीरियरली जोन्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। जोन्स की बात करें तो हमारे पास एक इनर जोन होगा और एक आउटर जोन होगा। अगर आप अपनी इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर से हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारे पास एक इनर जोन है, और आउटर जोन जो है जो कि लार्जर है, ये इस इनर जोन के बाहर पड़ा हुआ है। पहले हम बात कर लेते हैं आउटर जोन की। तो आउटर जोन जो है वो हमारे पास क्या है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि लार्ज ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, यानी लार्ज ब्रांच ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, the ducts of which curve backwards and open mainly into the prostatic sinuses. This zone is frequently the site of the carcinoma, ठीक है। यानी ये जो लार्जर आउटर जोन है, इसके अंदर जो लार्जर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, ब्रांच्ड हैं, और ये वो कॉमन साइट है जहाँ पे कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर हम इनर स्मॉलर जोन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास स्मॉलर सबम्यूकोजल ग्लैंड्स होंगी। ये अगर आप देखें तो हमारे पास इनर जोन के अंदर स्मॉलर जो है वो म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं, और ये जो है वो मतलब वल्नरेबल है टू द बेनाइन हाइपरट्रॉफी दिस रीजन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे पास इसके इर्द गिर्द इसकी अपनी मतलब कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, इसके इर्द गिर्द जो पड़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं उसके थ्रू उसकी जो ब्रांचेस हैं वहाँ से इसको सप्लाई मिलेगी। यानी इसके ऊपर पड़ा हुआ जो यूरिनरी ब्लैडर है, तो इंफीरियर वेजिकल ब्रांच मतलब इंफीरियर वेजिकल आर्टरी से एक ब्रांच आ जाएगी। इसके पीछे पड़ा हुआ मिडल जो रेक्टम है उसको मिडल रेक्टल ब्रांच सप्लाई करती है, तो ब्रांच आ जाएगी फ्रॉम द मिडल रेक्टल आर्टरी, और इसी तरह से इंटरनल पुडेंडल आर्टरी से जो है वो सप्लाई हो जाएगी। अब इन आर्टरीज से जो है वो ब्रांचेस ऑफ दिस आर्टरीज फॉर्म अ लार्ज आउटर और सब कैप्सूलर प्लेक्सिस एंड अ स्मॉलर इनर और पेरी यूरिथ्रल प्लेक्सिस। यानी अब ये जो आर्टरीज की ब्रांचेस हैं ये प्लेक्सिस बनाएंगी, एक आउटर प्लेक्सिस बनाएंगी जो कि लार्ज होगा, और एक स्मॉलर प्लेक्सिस बनाएंगे जो कि इनर प्लेक्सिस होगा, उसको हम पेरी यूरिथ्रल प्लेक्सिस भी कहते हैं। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ग्लैंड इज सप्लाइड बाय द सब कैप्सूलर प्लेक्सिस, यानी ये जो आउटर वाला लार्जर प्लेक्सिस था, ग्रेटर पार्ट ऑफ द ग्लैंड जो है वो इस प्लेक्सिस से सप्लाई किया जाएगा। अगर हम वीनस ड्रेनेज की बात करें तो हमारे पास क्या होगा कि वेन्स जो हैं वो एक लार्ज प्लेक्सिस बनाएंगी अराउंड द साइड्स एंड द बेस ऑफ द ग्लैंड। दीज प्लेक्सिस कम्युनिकेट करेंगे विद द वेजिकल प्लेक्सिस एंड विद द इंटरनल पुडेंडल वेन, ठीक है। यानी
जो वेन्स होंगी प्रोस्टेटिक ग्लैंड की वो क्या बनाएंगी, एक प्लेक्सिस बनाएंगी बेस के ऊपर और साइड्स के ऊपर। बेस के ऊपर तो वो किससे कम्युनिकेट कर जाएंगी, विद द वेसिकल प्लेक्सिस, और जो साइड्स वाली होंगी वो किससे कर जाएंगी, इंटरनल पोडेंटल वेन के साथ, जो कि ड्रेन होंगी इनटू द वेसिकल एंड इंटरनल इलेक वेन्स। अच्छा जी, यहाँ पे है कि हमारे पास जो वेल्वलेस कम्युनिकेशन है बिटवीन द प्रोस्टेटिक एंड द वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस, जो प्रोस्टेट की वेन्स के बीच में और वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के बीच में वेल्वलेस कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन के थ्रू जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है वो स्प्रेड कर सकता है टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड टू द स्कल। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो जो चीफली ड्रेनेज है फ्रॉम द प्रोस्टेट वो होता है इनटू द इंटरनल इलेक एंड द सैक्रल नोड्स एंड पार्शियली इनटू द एक्सटर्नल इलेक नोड्स। नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारे पास प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस बनता है, जो कि कहाँ से किस से बनता है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से सप्लाई आती है, और वो हमारे पास उस ऑर्गन के अराउंड प्लेक्सिस बनाता है। प्रोस्टेट ऑर्गन है तो उसके अराउंड जो प्लेक्सिस बनेगा दैट विल बी द प्रोस्टेटिक plexus. It contains the thick nerves and the numerous large ganglia. In addition to the prostate and the structures within it, the plexus also supplies the seminal vesicle. यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस से निकलने वाली नर्व्स जो हैं वो ना सिर्फ प्रोस्टेट को सप्लाई कर रही हैं बल्कि प्रोस्टेट के अंदर पड़े हुए स्ट्रक्चर्स को भी, इसके साथ साथ सेमिनल वेसिकल को, कॉर्पोरा कैवर्नोसा को, कॉर्पस स्पोंजियोसम को, मेम्ब्रेनस एंड पिनाइल पार्ट्स ऑफ द यूरिथ्रा को एंड द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को भी सप्लाई करती हैं। ऑटोनॉमिक सप्लाई की बात करें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सप्लाई आएंगी, ठीक है। और जो हमारे पास secretion of the prostate are produced and discharged after the stimulation of both the sympathetic and parasympathetic nerves, ठीक है। कि जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड की secretions हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के उस पर होती हैं। एज रिलेटेड चेंजेस की बात करेंगे तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो होगा वो प्रोस्टेट स्मॉल इन साइज होगा और मेनली जो होगा वो बना हुआ होगा स्टोमा का, और उसके अंदर सिर्फ डक्टल सिस्टम पड़ा हुआ होगा। लेकिन आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द 6 वीक्स ऑफ द बर्थ क्या होगा कि जो मैटरनल एस्ट्रोजन हार्मोन्स होंगे उसके इन्फ्लुएंस में जो एपिथेलियम ऑफ द डक्ट्स होंगी और जो प्रोस्टेटिक ट्राइकल होंगे वो हाइपरप्लेजिया के अंदर जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या बना देंगे, मतलब एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाएगी उसकी। फिर एट द एज ऑफ 9 ईयर्स तक कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है, यानी नेग्लिजिबल चेंजेस होंगी। बिटवीन द 9 एंड 14 ईयर्स जो होंगी वो इसका सिस्टम जो होगा, डक्टल सिस्टम जो होगा वो एलेबोरेट किया जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ द साइड बड्स एंड द ग्लैंड स्लोली इंक्रीजेज इन साइज। यानी 19 एंड 14 ईयर्स ऑफ एज में दोबारा से उसके अंदर क्या होगी, साइज बड़ा होगा, ठीक है। और किस तरह से, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द साइड बड्स, उसके साइड से बड्स निकलेंगे और उसके रिजल्ट में साइज बड़ा होगा। अब बात करते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेल हार्मोन्स, ठीक है, रैपिड चेंजेस आएंगे ग्लैंड के अंदर। और ये रैपिड चेंजेस जो होंगे ये इन अबाउट 1 ईयर इट बिकम्स द डबल इट्स प्री प्यूबर्टल साइज ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स एंड द कंडेंसेशन एंड रिडक्शन ऑफ द स्ट्रोमा, ठीक है। अब उसने ये बताया कि हमारे पास ये जो प्यूबर्टी के 1 साल के बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इतना बड़ा हो चुका होगा, जो डबल साइज होगा जो कि प्री प्यूबर्टी लेवल था, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एट द एज ऑफ 20 to 30 जो है हमारे पास मार्क्ड प्रोलिफरेशन होगी और हमारे पास क्या होंगे, इनफोल्डिंग होगी ग्लैंडुलर एपिथेलियम की इनटू द ल्यूमन ऑफ द फॉलिकल्स मेकिंग देम इरेगुलर। यानी जो सुपरफिशियल एपिथेलियम होगा वो क्या होगा, इनफोल्डिंग बनाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम की इनटू द ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर इनफोल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। 35 to 45 ईयर्स ऑफ एज में प्रोस्टेट का जो साइज होगा वो कांस्टेंट रहेगा और वहाँ पे इन्वोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। एपिथेलियल इनफोल्डिंग्स जो थी वो ग्रेजुअली डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी एंड एमिलॉइड बॉडीज इंक्रीज इन नंबर। आफ्टर द एज ऑफ 40 to 50 एज द प्रोस्टेट इज आइदर एनलार्ज्ड कॉल्ड द बेनाइन हाइपरट्रॉफी और रिड्यूस्ड इन द साइज कॉल्ड द सेनाइल एट्रोफी, ठीक है।
45 to 50 एज के बाद या तो बढ़ेगा या डिक्रीज होगा। हिस्टोलॉजी की बात करें तो फिर हमारे पास क्या होगा कि सबसे ऊपर हमारे पास क्या होंगे, फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर ऑर्गन है। द स्ट्रोमा कंप्राइजेज द कोलेजन फाइबर्स एंड द स्मूथ मसल फाइबर्स। एपिथेलियम की बात करें तो कॉलमनर एपिथेलियम होगी जो कि फोल्डेड होगी। ल्यूमेन में कंटेन द स्मॉल कोलाइडल मैसेज कॉल्ड द एमिलॉइड बॉडीज। द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा लाइंड बाय द ट्रांजिशनल एपिथेलियम में ऑल्सो बी सीन। ठीक है, आपको याद हो तो हमने ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरो एपिथेलियम कहा था कि हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम है वो लाइंड होता है विद अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जो नहीं समझ आएगा वो लोग आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।